वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रुप 14 एलिमेंट्स द कार्बन फैमिली। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने ग्रुप 13 पढ़ा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 14 द कार्बन फैमिली। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है पूरी कार्बन फैमिली को। तो इसका होता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, यानी कि ध्यान से सुनना। कहे कार्बन, सीता सिलिकन, जी जर्मेनियम, सुनो SN टिन, प्रभु PB लेड। और साथ में इसके सबसे नीचे यानी कि 7th पीरियड में क्या आ जाता है, फ्लेरोवियम। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भाई देखो ये कुछ इसमें लिखा है कि कार्बन वगैरह के बारे में, तो ये सब देख लेना। इसके कई आइसोटोप्स होते हैं, 7th मोस्ट अबंडेंट, ये सब देख लेना। जो नेचुरली अकरिंग कार्बन होता है इसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? एक कार्बन 12 और कार्बन 13। इनके एडिशन में एक थर्ड आइसोटोप होता है C14, ठीक है, भी प्रेजेंट होता है। ये रेडियो आइसोटोप होता है और साथ ही साथ में इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 5770 ईयर्स होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं काय में, रेडियो कार्बन डेटिंग में। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, ये सब पढ़ लेना। जर्मेनियम ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ ट्रेसेस में मिलता है। अगर हम बात करें फ्लेरोवियम की, ठीक है, तो ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखो भाई जर्मेनियम का जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होता है जर्मेनियम और सिलिकन का, वो हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम फ्लेरोवियम की बात करें उसका सिंबल होता है Fl। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर, मास वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, ये एक बार में बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में हम इसको प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, और इसका जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी कम होती है, तो इसीलिए हम इसकी केमिस्ट्री को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको आगे देख लेंगे। सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे सिवाय फ्लेरोवियम को छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं देखूं तो देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी होती है NS2 NP2, यानी कि इसके s ऑर्बिटल में 2 होते हैं और इसके p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कोवलेंट रेडियस। देखो भाई कोवलेंट रेडियस में क्या होता है कि देखो अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोवलेंट रेडियस की। ठीक है, कोवलेंट रेडियस में अगर मैं देखूं तो भाई शुरू में तो क्या होगा कि भाई तेज़ी से बढ़ेगा कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक, लेकिन सिलिकॉन से लेड तक थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा तो फिर भी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है भाई, प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड D and F ऑर्बिटल। ठीक है, जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो उसके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं ग्रुप 13 में उनसे। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि भाई अंदर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस कम हो जाता है, तो ज़्यादा ताकत लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि देयर इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन साइज। एज देयर इज इंक्रीज इन साइज, देयरफॉर द इफेक्टिव चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड दस द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर हम बात करें स्मॉल डिक्रीज इन डेल्टा एच फ्रॉम से, सब तो छोड़ो, इसका रीज़न है पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो प्रोवाइड करता है कौन, D और F ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो इनकी स्लाइटली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कोरस्पॉन्डिंग 13 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ फॉर एलिमेंट्स जो मतलब कि सिलिकॉन और लेड, तो वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है दोनों की। ठीक है, तो ये देखो टेबल दी हुई है यहाँ नीचे, इससे साफ समझ में आ जाएगा। कोवलेंट रेडियस देखो पहले बढ़ रहा है, फिर सिलिकॉन के बाद थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, शुरू में बहुत ज़्यादा बढ़ता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है। कोवलेंट रेडियस भी कुछ इसी तरह से। फिर उसके बाद अगर मैं आयनिक रेडियस, चलो ठीक है, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो ये लगातार कम हो रही है, बस जिंक टिन की ज़्यादा होती है, टिन की कम होती है, किससे, लेड से। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं क्या देखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
सिलिकॉन से लेकर के लेड तक सेम होती है, बस कार्बन की ज़्यादा होती है इन सब से, ठीक है। डेंसिटी देखोगे तो डेंसिटी का इरेगुलर पैटर्न है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस टाइप से टेबल भी पढ़ी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, ठीक है, तो वो सॉलिड्स होते हैं, सारे के सारे सॉलिड हैं। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन और लेड जो है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका ग्रुप 14 एलिमेंट्स का, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो ग्रुप 13 में है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी में। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो दिखाया जाता है +4 और +2। कार्बन जो होता है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये जनरली कोवलेंट होता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इंक्रीज स्टेबिलिटी हो जाती है। किस सीक्वेंस में? जर्मेनियम का सबसे कम स्टेबल होता है, फिर टिन का, फिर लेड का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन सा? +2। मान के चलो कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 4 +4, तो इससे जो 2 कम वाला होगा वो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो ज़्यादातर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जर्मेनियम जो है वो +4 में बहुत ही ज़्यादा कम बनाता है, कम स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है, लेकिन +2 में भी फॉर्म करता है, लेकिन बहुत कम फॉर्म करता है। क्या? जर्मेनियम। अगर हम लेड की बात करें, ठीक है, तो वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। लेड जो है Sn +2 में रिड्यूसिंग एजेंट की काम करता है, और लेड जो है वो +2 में स्टेबल होता है, और +4 में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, इसको भी देख लेना। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज क्या होता है भाई? टेट्रावेलेंट स्टेट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज़ 8, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन में CCl4, ठीक है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ना ही ये लोएस बेस की तरह काम करेगा, ना ही ये लोएस एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन जो है वो अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन अदर एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप के वो बेसिकली अपनी 4 से ज़्यादा बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जो हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो इसके कारण क्या होता है कि जो हेलाइड्स होते हैं ना, किसके, ये हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं और इनकी टेंडेंसी रहती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, किससे? कोई भी डोनर स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं भाई। जैसे कि अगर हम बात करें SiF6 2-, या तो मैं बात करना चाहूँ GeCl6 2-, या तो फिर मैं बात करना चाहूँ SnOH6 से, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। और इनका सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है कहाँ पे? जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। सारे के सारे मेंबर्स अगर हम इनको हीट करें ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑक्साइड्स बना लेते हैं। देखो, मेनली 2 टाइप की ऑक्साइड्स बनती हैं। पहली होती है मोनोऑक्साइड और दूसरी होती है डाइऑक्साइड। इनके फॉर्मूला हो जाएंगे MO और MO2, ठीक है। अगर हम SI की, सिलिकॉन की बात करें, तो ये SiO में बस एग्जिस्ट करता है, किसमें? हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है SiO के फॉर्म में, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, तो ये जनरली ज़्यादा एसिडिक होती हैं अगर हम कंपेयर करें इनको किनसे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। जो डाइऑक्साइड्स होती हैं CO2, SiO2, GeO2, ये सारे के सारे एसिडिक होंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले कौन से थे? नॉन मेटल्स। लेकिन अगर हम बात करें SnO2 और PbO2 की, ये क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। जो मोनोऑक्साइड्स हैं CO वो न्यूट्रल है, GeO का एसिडिक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें SNO और PbO, ये दोनों के दोनों कैसे बनाएंगे? एम्फोटेरिक बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये वाटर से अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। टिन जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है अगर स्टीम उससे पास कराया जाए, और क्या बना लेता है? अपना डाइऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है, यानी कि Sn+2H2O। यहाँ पे जो H2O है ये है क्या है? स्टीम। इसको अगर हम हीट करें तो फिर ये बनाएगा SnO2+2H2,
ठीक है। लेड जो है वो अनअफेक्टेड होता है वाटर पे, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जैसा काम करता है, ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है जिससे ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता है। आगे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। तो भाई ये जो हैलोजेंस होते हैं ना, ये दो टाइप के बनते हैं, या तो MX2 टाइप का बनता है या तो MX4 टाइप का बनता है। अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई कार्बन को छोड़ के जितने भी अलग दूसरे मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो सारे के सारे डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं किससे? हैलोजन से, अंडर सूटेबल कंडीशन, और फिर अपने अपने हैलोजेंस बना लेते हैं। ठीक है। अगर हम MX4 टाइप की बात करें तो मैक्सिमम जो कंपाउंड्स बनते हैं MX4 टाइप के, ये सारे के सारे कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है। इनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है। और इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक्सेप्शन की बात करूं तो भाई जो SnF4 और PbF4 होता है, यानी कि टिन फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड, ये दोनों के दोनों आयनिक नेचर शो करते हैं। और एक और चीज़, PbI4 नाम का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि Pb के पास और या आयोडीन के पास इतना PbI बॉन्ड जो बनता है इनिशियली, जो बनता है जब मतलब शुरुआती में जब बनता है, तो इसमें इतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ हो पाती कि ये अनपेयर कर पाए 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। और एक्साइट कर पाए उनको कि वो हायर एनर्जी में जाएं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं कहाँ पे? लेड एटम के आजू बाजू। इतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ हो पाती है, इसीलिए PbI4 नाम का कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है। अगर हम हैवी मेंबर्स में बात करें, यानी कि जर्मेनियम और लेड में, तो फिर ये ज़्यादातर MX2 बना लेते हैं। स्टेबिलिटी अगर डाइहैलाइड की, मतलब कि MX2 टाइप के हैलाइड्स की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो मतलब कुछ एक एग्जांपल है नीचे किस टाइप का, कि GeX4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है GeX2 से, लेकिन PbX2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है PbX4 में। तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि भाई जो लेड है वो नीचे है, इसीलिए उसका X2 ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम बात करें तो भाई CCl4 को छोड़ के, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़ के, जितने भी दूसरे टेट्राक्लोराइड्स होते हैं ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो मेटल होता है या जो कुछ भी एलिमेंट हम लेते हैं जिसका टेट्राक्लोराइड बनाते हैं, वो एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल होता है। तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, उस लोन पेयर को अपने d ऑर्बिटल में स्टोर कर लेता है। लेकिन ऐसा कार्बन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है और वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकता, इसीलिए। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। हाइड्रोलिसिस को अगर हम समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है SiCl4 का। तो इसमें अगर हम देखें तो भाई क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस इनिशियली कैसे स्टार्ट होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो वाटर मॉलिक्यूल से आएगा, वो सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है किसका? SiOH4 का। ठीक है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे SiCl4 लिया है मैंने, और साथ में यहाँ पे H2O है। इसके पास जो एक लोन पेयर है, ये अपना एक लोन पेयर सिलिकॉन को दे देगा। ठीक है। और साथ ही साथ अपना ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसका एक H बचेगा, OH जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा और HCl बाहर होकर के कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। मैं इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट करूँगा तो सारे के सारे Cl बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह OH जुड़ जाएगा। ठीक है। और मुझे फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा SiOH4। ठीक है। SiOH4, और इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिलिसिक एसिड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। भाई देखो, मैंने बता के रखा है कि जितने भी पहले मेंबर्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से डिफ़र करते हैं। उसका पहला रीज़न है उनकी साइज़, यानी कि उनकी जो साइज़ होती है ना, वो साइज़ उनकी काफ़ी कम होती है साइज़ एज़ कम्पेयर टू बाकी के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद इनका जो दूसरा होता है, दूसरी चीज़, इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी ये अपनी 4 तक ले जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी के मेंबर्स के पास क्या होता है? d ऑर्बिटल होता है, तो वो अपनी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चौथी चीज़, इनकी जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई जिनके कारण ये डिफ़र करते हैं अपने सारे बाकी के मेंबर्स से, ठीक है। तो कार्बन भी यही करता है, ठीक है। कार्बन के पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल हैं, ठीक है, अब बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उसमें तो फिर ये क्या करता है, इसके पास ये सिर्फ 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकता है, तो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी के मेंबर्स के पास d ऑर्बिटल है, 4 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो मैंने बता चुका हूँ। देखो कार्बन के पास एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये खुद के साथ और कोई एक ऐसा एटम जो इससे साइज़ में छोटा हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा हो उसके साथ बॉन्ड्स बना सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखूं तो C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इनके साथ बॉन्ड बना सकता है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर हम बात करें GOC हाइड्रोकार्बन ये वाले चैप्टर्स, और अगर 12th की बात करें तो पार्ट 2 पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर हम देखें भाई इसमें आगे देखते हैं, हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं कि वो आपस में डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। कार्बन के पास एक और टेंडेंसी होती है कि वो आपस में लिंक हो के कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक लंबी चेन्स और रिंग्स बना सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। डाउन द ग्रुप इसका रीज़न क्या है कि भाई CC की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो जाती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो हम अगर आगे देखें तो भाई क्लियरली हमको ये दिखता है कि बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज़ की अगर हम बात करें उसके थ्रू, तो फिर ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन अगर हम देखें तो कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम सिलिकॉन में होता है, उससे और कम जर्मेनियम में होता है और लगभग बराबर टिन में होता है, ठीक है। लेड जो है वो कभी भी कैटिनेशन शो नहीं करता है, लेड कैटिनेशन शो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं भाई, अब देखो क्या होता है कि ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की प्रॉपर्टी हो गई कार्बन की, इसके कारण ये काफ़ी सारे अपने एलोट्रोप्स देता है, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स के बारे में। देखो कार्बन जो है वो दोनों टाइप के बनाता है, मतलब कि क्रिस्टलाइन भी बनाता है और एमॉर्फस भी बनाता है। डायमंड और ग्रेफाइट ये वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कार्बन के, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो 1985 में फ्लोरीन डिस्कवर किया गया था और इसके लिए कुछ लोगों को 1996 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगर मैं बात करूं डायमंड की, ठीक है, डायमंड का क्रिस्टलाइन लेटिस होता है, ठीक है। जो कार्बन्स होते हैं डायमंड के अंदर में वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनमें, जिसमें कि क्या होता है कि एक कार्बन आटम अपने जैसे 4 और कार्बन आटम से लिंक्ड होता है थ्रू CC बॉन्ड। ये एक टेट्राहेड्रल फैशन में होता है, जैसा कि हम सबको पता है केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ था कि भाई कोई भी चीज़ अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसका मतलब कि वो जनरली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई जो सी बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये होती है 154 पिकोमीटर के आसपास। इसके बाद अगर मैं देखूं कि स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो भाई एक्सटेंड होता है, कैसा रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें अगर मैं देखूं कि भाई स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो भाई इसमें क्या होता है, डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कैसे डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसके बाद मैं देखूं, देखो ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, मान लो एक पार्ट हो गया। मैं अगर इस कार्बन को देखूं, इस वाले को, ठीक है, तो एक ये 2 3 और ये 4, इस कार्बन से 4 और कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 4 और कार्बन जुड़े हैं इन टेट्राहेड्रल फैशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं, आगे बढ़ते हैं, देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होता है क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसके बाद अगर मैं देखूं इसके यूजेस, तो इसके यूजेस भाई देखो, सबसे पहले इसमें यूज़ लिखा नहीं है लेकिन वो यूज़ हम सबको पता है, ज्वेलरी मेकिंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है। डायमंड बहुत एक्सपेंसिव भी आता है। इसको हम यूज़ करते हैं कोई भी हार्ड टूल की शार्पनिंग के लिए। उसके बाद इसका हम डाइज बनाते हैं और मैन्युफैक्चर किसका, टंगस्टीन जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, लाइट बल्ब में यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है इसका, डायमंड का। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट का
अलग चक्कर है। ग्रेफाइट क्या होता है कि भाई इसके बारे में तुमने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि भाई देखो ग्रेफाइट का क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ऐसी लेयर्स रहती हैं, किसकी, शीट्स टाइप की रहती हैं ग्रेफाइट में, ठीक है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि ये जो एक शीट रहती है, इस शीट्स में हेक्सागोनल रिंग्स रहती हैं कार्बन की। यहाँ पे जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और चौथा जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है पूरी शीट में डीलोकलाइज्ड रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल रहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल रहेंगे यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसीलिए ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, एक ये शीट हो गई, दूसरी ये शीट हो गई, तीसरी ये शीट हो जाएगी, शीट के ऊपर शीट के ऊपर शीट के ऊपर शीट, ऐसी रहती है ग्रेफाइट की, ये शीट 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 ऐसे शीट स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो शीट है तो ये स्लिपरी रहेगा, मतलब कि स्लिपरी रहेगा, तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स विच ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर्स। मतलब कि जो मशीन्स होती हैं, जो कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरिंग हब्स में रहती हैं, उनमें हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ऑयल या ग्रीस को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे हम ऑयल या ग्रीस को यूज़ करेंगे तो वो इवापोरेट हो जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यही लिखा होगा, इनके बीच की बॉन्ड ऑन लेंथ वो पढ़ लेना है, तो वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए हम ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है, ठीक है, मैं भी समझाया अभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुलरीन्स। देखो भाई फुलरीन कैसे बनता है, अगर मैं ग्रेफाइट को हीट करूं किसके प्रेजेंस में, इन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन, तो फिर हमको मिलता है फुलरीन। भाई देखो सूटी मटेरियल फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CN स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट मेनली ऑफ C60 फुलरीन काफ़ी कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। उसके साथ C70 भी होता है, और ट्रेसेस ऑफ फुलरीन जो होते हैं वो कई वो 350 तक जाते हैं, यानी कि C350 यानी 350 कार्बन तक के जाते हैं, और उससे ज़्यादा भी। फुलरीन जो होता है ये इकलौता ऐसा है जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई इसमें स्मूथ स्ट्रक्चर बनता है, इसमें डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। फुलरीन जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ऐसा पूरा ऐसा बंद टाइप का, ऐसा केज टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इसको ये हमको जब हमने इसको देखा था तो भाई ये सॉकर बॉल जैसा दिखता था, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कि ये बकमिंस्टर फुलरीन है, क्योंकि बकमिंस्टर वो था जिसने इसको बनाया था, मेरे ख्याल से शायद से। देखो भाई एक JEE ने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन वो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट भी किया है। याद रखना इसमें 20 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, और 8 जो होती हैं वो होती हैं इसमें 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं फ्यूज्ड होती हैं विथ 6 और 5 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है। लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज़ होती हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो जो कार्बन एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। जो एक कार्बन एटम है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 3 अलग अलग कार्बन के साथ, ठीक है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हर कार्बन पे रहते हैं वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर दे देता है मॉलिक्यूल को, और एक बॉल शेप्ड बनता है जिसकी 60 वर्टाइजेस होती हैं, क्या, जिसकी 60 वर्टाइजेस होती हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं कि हर एक ऑक्यूपाइड एंड ईच वन इज़ ऑक्यूपाइड, जो सारी की सारी वर्टाइजेस होती हैं वो सब की सब एक एक कार्बन कंटेन करती हैं, ठीक है। जिसमें कि उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल फुलरीन को हम बकी बॉल्स भी कहते हैं इन शॉर्ट। देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, क्योंकि इसीलिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज 0, ठीक है। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज 0, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक देखो अदर जो एलिमेंटल फॉर्म्स है कार्बन के, जैसे कि कार्बन ब्लैक, कोक,
चारकोल, ये सारे के सारे इम्प्योर फॉर्म से किसके, ग्रेफाइट के और फुलरीन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन ब्लैक जो है वो हमको ऑब्टेन होता है कैसे, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। चारकोल और कोक की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे मिलते हैं, जब हम हीट करते हैं किसको, वुड या तो कोल को, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट फाइबर्स जो होते हैं वो एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ। ग्रेफाइट के फाइबर्स अगर मैं प्लास्टिक में एम्बेड कर दूं तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कॉम्पोजिट मटेरियल क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो कॉम्पोजिट होता है इसका हम यूज़ कर सकते हैं टेनिस रैकेट में, या तो फिशिंग रॉड्स में यूज़ कर सकते हैं, या तो एयरक्राफ्ट मेकिंग में, या तो कैनोइज जो होते हैं ना, अरे यार क्या बोलते हैं, कैनोज, उसमें यूज़ कर सकते हैं। भाई देखो, ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है, तो इसको इलेक्ट्रोड्स और बैटरीज में यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस में। क्रूसिबल्स यानी कि जो बर्तन बने होते हैं ग्रेफाइट के, वो इनर्ट होते हैं किसके, डाइल्यूट एसिड्स और एल्कलीज के। किसके, डाइल्यूट एसिड और एल्कलीज के रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हाईली एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पोरस होता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा मास्क बना सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का जो कि पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं कि वाटर प्योरिफिकेशन में भी हम एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। क्या करता है, ये ओडर को कंट्रोल करता है गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके। कार्बन ब्लैक की अगर मैं बात करूं तो ये एक ब्लैक कलर का पिगमेंट हमको यूज़ होता है किसमें, ब्लैक इंक में, और एज अ फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स में यूज़ होता है इसका। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो कोक जो होता है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है और लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो डायमंड का तो सबको पता है भाई, डायमंड एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस स्टोन है जो कि ज्वेलरीज में यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये हैवी वॉइस में बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को मेरी वॉइस शार्प ना लगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं और इसको हम मेजर करते हैं कैरेट में। एक कैरेट मतलब कि 200 मिलीग्राम। ठीक है, कैसा, 200 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं कि तो दो ऑक्साइड्स होती हैं कार्बन की इंपॉर्टेंट, एक है CO और CO2। CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। पहले मैं बात कर लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो भाई देखो, सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट ऑक्सीजन कर दूँ मैं कार्बन का लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो इसमें क्या होता है कि भाई मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन हो जाएगा 2C + O2 गिव्स 2CO ऑन हीटिंग। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो भाई देखो, अगर मुझे स्मॉल स्केल पे बनाना है, ठीक है, तो इसमें मैं देखूंगा कि भाई मैं प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे बनाना है अगर स्मॉल स्केल पे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि भाई मैं डिहाइड्रेशन कराऊंगा फॉर्मिक एसिड का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट अबाउट 373 केल्विन। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी HCOOH एट अबाउट 373 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और मुझे मिक्सचर मिलेगा H2O और CO का। ठीक है, तो ये हो गया प्योर CO बनाने का मेथड। इसके बाद अगर मुझे कमर्शियल स्केल पे बनाना है, देखो भाई कमर्शियल स्केल इसीलिए बोलते हैं कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रोडक्शन करेंगे ये कई ज़्यादा, इसका जो अमाउंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर मैं देखूँ कि भाई इसमें मुझे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो मुझे इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हम क्या करते हैं कि जो हॉट कोक होता है यानी कि अ फॉर्म ऑफ कार्बन, उसके ऊपर से हम स्टीम पास कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। भाई ये जो प्रोडक्ट मिला है मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का, ये मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर गैस। यूज़ क्या है वो हम आगे बात करेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है कार्बन यानी कि कोक प्लस H2O, ये स्टीम है, एट अबाउट 473 to 1273 केल्विन, ये मुझे एज अ प्रोडक्ट देती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन या वाटर गैस एज अ प्रोडक्ट।
अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने स्टीम लिया था, अगर स्टीम की जगह मैं एयर पास कराता हूँ, देखो भाई स्टीम में सिर्फ हमारे पास वाटर वेपर टाइप रहता है, यानी कि H2O बस रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एयर में, तो भाई एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो नया कॉम्पोनेंट नाइट्रोजन आ जाएगा इसमें, तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2C+O2 plus 4N2 at about 1273 Kelvin will yield me 2CO plus 4N2। देखो भाई यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, 2CO plus 4N2। अब भाई पहले हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मिला था, हमने इसको वाटर गैस बोला था। अभी मुझे मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट, ये वाला जो मिक्सचर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वाटर गैस को हम सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हैं। इनमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस में होता है, वो फर्दर कंबशन से क्या कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इधर पे हम देखेंगे कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कलरलेस होता है, ओडरलेस गैस होता है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एक और इसकी खासियत है कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ इसका काम आता है। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स को, किसमें, अपने अपने मेटल्स में, सिवाय किसको छोड़ के, एल्कली या एल्कालाइन अर्थ मेटल्स को छोड़ करके, एल्यूमिनियम और कुछ ट्रांजिशन मेटल्स को छोड़ करके, ठीक है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं मेटलर्जी में, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स ओर्स में हम इसका यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल भी दिया है, यानी कि अगर मैं Fe2O3 को मैं कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दूं तो और हीट कर दूं, तो मुझे प्योर आयरन और साथ ही साथ CO2 इवॉल्व होगी। अगर मैं बात करूँ इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ जिंक ऑक्साइड यानी ZnO के साथ, तो ZnO प्लस CO, इस मिक्सचर को अगर मैं हीट करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट में जिंक और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब भाई देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी और बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने, नहीं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। किस किस में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, 3 बॉन्ड्स होते हैं टोटल। इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई जो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है कार्बन पे, तो CO मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करता है, डोनर एटम की तरह, ठीक है। और कैसे काम करता है, एज अ लुइस बेस की तरह काम करता है, ठीक है। एक्ट्स एज अ डोनर और रिएक्ट कर देता है बहुत सारे मेटल्स के साथ और उनके मेटल कार्बोनिल्स बना लेता है। भाई देखो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइजनस गैस होती है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम ज़्यादा देर इनहेल कर लेते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो इसका रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कहते हैं कि कोई भी जलाने वाली चीज़ बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए जो गर्म हो, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व होती है। अगर मैं आगे देखूं भाई इसमें, तो इसमें मैं देखता हूं कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो हमारी बॉडी में रहता है पहले से, उससे एट अबाउट 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन की क्या कर देता है, रेड ब्लड सेल्स कैरी करने की वो कैरी करने की प्रॉपर्टी को कम कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पूरे ब्लड में या पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं भाई, कंप्लीट कंबशन करा दो कार्बन का, ठीक है, या कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स का, किसमें, एक्सेस ऑफ एयर में। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी कि भाई मैं कार्बन ले रहा हूँ C+O2 ऑन हीटिंग विल गिव मी CO2 गैस, या दूसरा अगर मैं कार्बन का कोई फ्यूल ले रहा हूँ तो उसमें CH4+2O2 ऑन हीटिंग विल गिव मी CO2+2H2O, ठीक है। अगर हमको इसको लेबोरेटरी में बनाना है, ठीक है, तो कन्वीनियंटली इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर हम एक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl का किस पे, कैल्शियम कार्बोनेट पे, ठीक है, तो इसमें रिएक्शन किस टाइप से हो जाएगा कि भाई इसमें हो जाएगा CaCO3+2HCl विल गिव मी CaCl2+CO2+H2O। यहाँ पर भी मुझे एज अ प्रोडक्ट में क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं इसको कमर्शियली प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसमें मुझे एज अ मतलब एज अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट मुझे लेना पड़ेगा लाइमस्टोन यानी CaCO3। CaCO3 को अगर मैं हीट करता हूँ एट हायर टेम्परेचर्स तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में क्या मिलता है, CO2।
और H2O और जो कुछ भी मिलता हो, CaO और CO2 मिलता है। अब अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि भाई ये कलरलेस ओडरलेस गैस होती है। इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है, लेकिन हाँ सॉल्युबल होता है, लाइक नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड विच वॉज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ समवॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका क्या होता है, इमेंस बायोकेमिकल और जियोकेमिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है कि भाई हाँ ये थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है विथ वाटर। अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक कार्बोनिक एसिड बना लेती है। कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक डाइबेसिक एसिड है। इसका मतलब कि अगर जब हम इसको ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो ये 2 स्टेप में डिसोसिएट होने वाला है। उसकी रिएक्शन भी दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। तो रिएक्शन ऐसी है कि भाई H2CO3 प्लस H2O, अगर इसको मैं डिसोसिएट करूँ तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलता है HCO3 माइनस और साथ में H3O प्लस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ इसका सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें हम HCO3 माइनस को डिसोसिएट करेंगे इसका वाटर के साथ प्लस H2O, और फिर डिसोसिएट होगा वो कार्बोनेट आयन यानी CO2 माइनस आयन और साथ में H3O प्लस आयन, ठीक है। अब भाई ये जो H2CO3 और HCO3 माइनस होता है ना, ये आपस में बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, और यही चीज़ हमारे ब्लड का जो pH होता है उसको मेंटेन करके रखता है एट अबाउट 7.26 से 7.42 के बीच में, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे ब्लड का pH कैसे मेंटेन होता है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई इसका थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अल्कली से कंबाइन करता है और मेटल कार्बोनेट्स फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं प्रेजेंस की बात करूं कि भाई, तो भाई ये हम इसके बारे में बोलते हैं ऐसा कि भाई 0.03% बाय वॉल्यूम जो है इसका प्रेजेंस है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाती है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। हम इसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको रिमूव कर लेते हैं, ओके। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई ये कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है कि भाई इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बनाते हैं। रिएक्शन देख लो, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी HNO और क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है, ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और H2O फॉर्म होता है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इस प्रोसेस से प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन देते हैं। भाई CO जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड था वो पॉइजनस था, लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पॉइजनस होती है, लेकिन इसका जो इंक्रीज़ है जो फ्यूल की कंबशन से हो रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, या डिकम्पोजिशन हम जब लाइमस्टोन का करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होता है। तो अगर इसमें देखें तो भाई ये क्या करता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का रीज़न बनता है, और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लोबली या अर्थ का पूरा जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, अगर मैं इसका बात करूँ तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में अगर हमको इसको ऑब्टेन करना है तो भाई हम इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस इसको हम ऑब्टेन करते हैं। भाई ड्राई आइस का यूज़ क्या होता है, ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ होती है, ठीक है, आइसक्रीम्स के लिए या फ्रोज़न फूड्स के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है कार्बोनेट ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसमें। और भाई ये जो होता है ये हैवी होता है और साथ में नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि इन्फ्लेमेबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। अब भाई जो कुछ अमाउंट ऑफ CO2 का हम यूज़ करते हैं काय में, यूरिया के मैन्युफैक्चर में। हालांकि अभी यूरिया पे बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी इसके यूज़ में हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है भाई, इसमें जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं कार्बन के वो ओवरलैप करते हैं 2 p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 2 p ऑर्बिटल के साथ और 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि जो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम के होते हैं वो जो इन्वॉल्व होते हैं p बॉन्डिंग में ऑक्सीजन एटम के साथ। इसके बाद अपन देखते हैं तो इसके कारण क्या होता है, लीनियर शेप मिलता है CO2 मॉलिक्यूल को, ठीक है, जिसमें कि CO बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कुछ होती है, इसमें डायपोल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो होते हैं, मतलब कि ये जो CO2 मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस शो करता है। आगे बढ़ते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। भाई देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट है ना वो सिलिका और सिलिकेट से बना हुआ है।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली हम इसको बोलते हैं सिलिका। ये जो है ये बहुत सारे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स जैसे कि क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट या ट्राइडाइमाइट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, कुछ जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स थे ये थे सिलिका के, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं सूटेबल टेम्परेचर पे। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो कोवलेंट और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है भैया। ठीक है, इसमें जो एक सिलिकॉन का एटम होता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है अपने जैसे चार ऑक्सीजन एटम से चारों तरफ। किस फैशन में? टेट्राहेड्रल फैशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वो अगली तरफ से एक दूसरे सिलिकॉन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ऐसा कर करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हर कॉर्नर पे क्या होता है कि दूसरा टेट्राहेड्रन शेयर होता है। ठीक है, ये बात भी पता है। जो एंटायर क्रिस्टल है वो जाइंट मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जिसमें कि 8 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं जो अल्टरनेट कार्बन और ऑक्सीजन एटम से बनती है। देखो भाई ये सिलिकॉन एटम है एक, इससे 1 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है। मान लो बात करते हैं ये वाले सिलिकॉन की, तो इस सिलिकॉन से एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन। देखो भाई मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से देखूंगा ना तो मुझे ऐसा दिखेगा, लेकिन ये ऐसा टेट्राहेड्रल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? टेट्राहेड्रल बना हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये आगे जाके अपने जैसे दूसरे सिलिकॉन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ऐसा कर करके एक बहुत बड़ा 3D स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। सिलिका जो होती है नॉर्मल फॉर्म में ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो SiO बॉन्ड इंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हैलोजेंस, डाइहाइड्रोजन और बहुत सारे एसिड और मेटल्स से इन इफेक्ट रहता है, या रेजिस्ट कर देता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी, मतलब इनसे रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर इस पर हम HF या NaOH का रिएक्शन कराएं तो हमको रिएक्शन मिलता है, मतलब प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर मैं SiO2 का रिएक्शन कराता हूँ NaOH के साथ तो मुझे Na2SiO3 प्लस H2O मिलता है। अगर मैं SiO2 का रिएक्शन कराता हूँ HF के साथ तो मुझे SiF4 और 2H2O मिलता है। आगे देखते हैं भाई, क्वार्ट्ज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल है। कैसा? पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। इट इज़ मेड पॉसिबल टू टेक। भाई देखो इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स, मॉडर्न रेडियोस, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशंस में हेल्प मिलती है। सिलिका जेल की अगर मैं बात करूं तो भाई ये ड्राइंग मशीन्स में ड्राइंग एजेंट की तरह हम यूज़ करते हैं फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटीरियल्स और कैटलिस्ट में। अगर हम बात करें केसल गुर, यानी कि ये एक एमॉर्फस फॉर्म है सिलिका का। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं फिल्टरेशन प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है सिलिकॉन्स। देखो भाई ये क्या होता है? ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं R2SiO यानी एज अ फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, पॉलीमर है, रिपीटिंग यूनिट्स। स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो मैन्युफैक्चर अगर हमको सिलिकॉन का करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड, यानी कि RnSiCl4-N। इस टाइप का एक कंपाउंड लेना पड़ेगा हमारे को, यानी कि जो क्या हो? एल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। इसमें जो R होगा वो एल्काइल या एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर मैं आगे बढ़ता हूँ कि मेथिल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर जाता है सिलिकॉन से, किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में, एज अ कैटलिस्ट। कॉपर कैटलिस्ट का काम करता है। इसमें अगर मैं आगे देखूँ तो टेम्परेचर रेंज जो हमको रखना है वो रखना है एट अबाउट 573 केल्विन। वेरियस टाइप्स यानी अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथिल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन बनते हैं, जैसे कि MeSiCl3 या Me2SiCl2 या Me3SiCl, इस टाइप से, और स्मॉल अमाउंट ऑफ Me4Si भी बनता है। अगर हम हाइड्रोलिसिस करें डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन का, यानी कि CH3 2SiCl2, और इसका फॉलो कर दें किससे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, तो मुझे एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसका रिएक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है? 2CH3Cl, यानी कि अरे ये तो अपना है मेथिल क्लोरो, जो कुछ भी बोल लो। ठीक है, और इसके साथ में क्या ले रहा हूँ मैं? सिलिकॉन। और साथ में मैंने क्या बोला था? कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, काय को? कॉपर को, एट अबाउट 573 केल्विन टेम्परेचर। मुझे एज अ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भैया?
मुझे ऐसा प्रोडक्ट में मिलेगा डायमेथिल डाइक्लोरोसिलेन, यानी कि CH3 SiCl2। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, मैंने कंडेंसेशन करा दूं तो ठीक है, तो इधर मुझे ऐसा प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक चेन पॉलीमर मिलेगा कुछ इस टाइप से, ये ठीक है, ये मुझे प्रोडक्ट मिला। इसका मैं करा दूंगा पॉलीमराइजेशन। इसका जब मैं पॉलीमराइजेशन कराऊंगा तो मुझे सिलिकॉन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सिलिकॉन एज अ प्रोडक्ट। तो हमने सिलिकॉन बनाना भी देख लिया भैया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर, चेन जो पॉलीमर की चेन लेंथ है, मान लो 10 कार्बन का चाहिए, 10 सिलिकॉन का चाहिए, 5 सिलिकॉन का चाहिए, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, अगर हम CH3 होल थ्राइस SiCl को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या करता है, जा करके एक एंड पे जुड़ जाता है और वहाँ पे ये जो चेन रिएक्शन होता है, जो ये पॉलीमराइजेशन होता है, इसके एक एंड को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसके आगे पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है। अगर हमको डिज़ायर्ड नंबर ऑफ कार्बन की क्या चाहिए, डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सिलिकॉन की क्या चाहिए, मतलब कि डिज़ायर्ड चेन लेंथ चाहिए, तो उसके लिए देखो इसका भी रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये हो रहा था पॉलीमराइजेशन। इसमें मैंने क्या डाल दिया है, CH3 होल थ्राइस SiOH या SiCl, ठीक है, डाल दिया, तो ये ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, इस तरफ से चेन जो है वो ब्लॉक हो गई है, इसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई सिलिकॉन जो होता है वो सराउंडेड होता है नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप से, जो वाटर रिपेलिंग होते हैं अपने नेचर में। अगर हम बात करें तो भाई इनमें जो है जनरली हाई थर्मल स्टेबिलिटी हो जाती है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होगी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स, केमिकल और ऑक्सीडेशन के रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसीलिए इनका बहुत ही ज़्यादा यूजेस हम इसका कर सकते हैं। इसके यूजेस में अगर बात करें तो पहले तो हम इसको सीलेंट की तरह यूज़ करते हैं, ग्रीसेस की तरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हमको वाटर प्रूफ फैब्रिक्स बनाना है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। भाई ये बायो कंपैटिबल होते हैं, इसीलिए इनका हम यूज़ करते हैं सर्जिकल या कॉस्मेटिक प्लांट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं सिलिकेट्स क्या होता है। बहुत सारे सिलिकेट्स जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं मिनरल्स नेचर में एज मिनरल्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल जो हैं इसके वो हैं फेल्डस्पार या जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टॉस एट्सेट्रा। कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो होता है सिलिकेट्स में SiO4 4-। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई जो सिलिकॉन एटम होता है वो बॉन्डेड होता है 4 ऑक्सीजन एटम से इन अ टेट्राहेड्रन फैशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि सिलिकेट में either the discrete unit is present or a number of such units is present together via corner sharing 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम पर सिलिकेट यूनिट। भाई देखो, या तो ये अकेला प्रेजेंट हो सकता है, वो भी चलेगा, या तो फिर इसके जैसे बहुत सारे सेवरल यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर के एक बड़ा एटम बना लें, वो भी हो सकता है। जब हम सिलिकेट यूनिट को लिंक करते हैं तो या तो वो चेन फॉर्म कर लेते हैं, रिंग फॉर्म कर लेते हैं, शीट भी फॉर्म कर लेते हैं, या तो फिर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है सिलिकेट स्ट्रक्चर पे, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है किससे, जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं उनसे। जो चारों कॉर्नर होंगे ना, वो शेयर हो जाते हैं किसी दूसरे टेट्राहेड्रन यूनिट से, और इसीलिए ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसका, सिलिकेट्स का। भाई देखो, जो 2 इम्पॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स हैं उनमें गिनती होती है किसकी, ग्लास की और सीमेंट की। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है जियोलाइट्स। देखो भाई, एल्यूमिनियम एटम को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, यानी कि अगर मैं सिलिकॉन को रिप्लेस कर दूँ एल्यूमिनियम एटम से, यानी कुछ सिलिकॉन से, तो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से सिलिकॉन्स को रिप्लेस करने के बाद किससे, एल्यूमिनियम से, तो बन जाता है एल्यूमिनो सिलिकेट, जिसमें कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो कैटायंस जैसे कि सोडियम प्लस आयन या तो फिर पोटेशियम आयन या तो फिर कैल्शियम आयन बैलेंस कर देते हैं इस नेगेटिव चार्ज को। अगर इसका एग्जाम्पल लोगे तो भाई फेल्डस्पार या जियोलाइट। जियोलाइट जो है वो वाइडली यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। किसके लिए, अगर हमको क्रैकिंग करना है हाइड्रोकार्बन की और आइसोमेराइजेशन करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका और एक ही है ZSM5। ये एक टाइप का जियोलाइट है जो क्या करता है, एल्कोहल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है गैसोलाइन में।
इसके बाद अगर हम बात करें, जो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं आयन एक्सचेंजर में, अगर हमको हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है। ओके, थैंक यू। तो इसके बाद के जो है 12th के, वो भी इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ग्रुप 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर तब की ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।